हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। पाठ 3, गोदान। लेखक मुंशी प्रेमचंद जी। यह गोदान उपन्यास से लिया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, पाठ 3, गोदान। लेखक प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। आपका वास्तविक नाम धनपत राय था और आप प्रेमचंद के नाम से लिखते थे। प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। अर्थात अगर उपन्यासों की, हिंदी उपन्यासों की बात की जाए तो प्रेमचंद के युग से पहले का उपन्यास और प्रेमचंद के युग के बाद का उपन्यास इस तरह से होता है। आपने एक से बढ़कर एक महान उपन्यास लिखे हैं। उन्हीं उपन्यासों में से गोदान उपन्यास आपका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हिंदी के उपन्यासों में सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है गोदान। गो मतलब गाय, दान मतलब दान करना, गाय का दान करना। हमारी भारतीय संस्कृति में ग्रामीण परिवेश में गाय को धन कहा गया है, गोधन कहा जाता है। और जिसके दरवाजे पर यह माना जाता था कि जिसके दरवाजे पर गाय जितनी ज्यादा है वह उतना धनवान होता है। और इस कहानी में, इस उपन्यास में होरी नाम के एक व्यक्ति का वर्णन किया गया है जो कि किसान है। उसका पूरा परिवार है, पत्नी धनिया है, 3 भाई हैं, हीरा और शोभा, और 3 बच्चे भी हैं होरी को। और उसकी जो बड़ी बेटी, उसका नाम है सोना, छोटी बेटी है जिसका नाम है रूपा, और एक बेटा है बीच में, उसका नाम है गोबर। और तीनों बच्चों जो है, तीनों का विवाह हो चुका है। और होरी के मन में एक गाय लेने की इच्छा है कि किसी तरह गाय आ जाए और तो वह अपने मन की इच्छाओं को पूरा कर सके, समाज में उसका रुतबा बढ़ सके। एक गाय लेकर भी आता है तो उसका एक भाई जिसका नाम हीरा है, जलनवश उसकी गाय को जहर खिला देता है, वह मर जाती है। और बाद में उसका छोटा भाई, वही हीरा जिसने गाय को जहर दिया था, डर के कारण गांव छोड़कर भाग जाता है। ऐसे में होरी अपने परिवार के साथ में ही अपने छोटे भाई हीरा के परिवार को भी संभालता है और उनकी भी देखरेख करता है। कुछ समय के बाद हीरा लौट करके आता है। बेटा गोबर, उसका भी विवाह हो गया है झुनिया के साथ में। उसको छोटा एक बच्चा है जिसका नाम है मंगल। होरी चाहता है कि उसके यहाँ पे गाय आ जाए, दूसरी गाय अब आ जाए और उसके नाती को, मंगल को दूध पीने को मिले। बेटी रूपा एक बूढ़े के साथ विवाह करके, अधेड़ उम्र अर्थात बूढ़े के साथ विवाह करके चली गई है। पैसे की कमी थी जिसके कारण से होरी ने बूढ़े के साथ उसको अब विवाह कर दिया, यह सोचकर कि धनी परिवार में जाएगी तो संपन्न रहेगी। रूपा ने अपने पिता की लाचारी को देखते हुए एक सफेद रंग की गाय भेज दी है। और होरी इतना खुददार है कि वह बेटी के द्वारा दिए गए गाय का पैसा चुकाना चाहता है। इसके लिए वह मेहनत कर रहा है। आइए इस पाठ को हम लोग पढ़ेंगे और जानते हैं। लेखक के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। जन्म 31 जुलाई 1880 लमही, वाराणसी में, उत्तर प्रदेश। मृत्यु 8 अक्टूबर 1936। परिचय। अब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप केवल 56 ईयर तक, 56 वर्ष तक ही जीवित रहे हैं और उसी में आपने अपने कार्यों से अपना नाम कर दिया। परिचय। उपन्यास सम्राट, कलम के सिपाही, दोनों जो है यह पदवी दी गई है प्रेमचंद जी को। प्रेमचंद जी का मूल नाम धनपत राय था। आप 13 वर्ष की उम्र में साहित्यकार की पंक्ति में खड़े थे। आप आधुनिक हिंदी कहानी के पितामह माने जाते हैं, यानी दादाजी। आपकी अधिकतर कहानियों में किसानों, मजदूरों, स्त्रियों आदि की समस्या गंभीरता से चित्रित हुई है। आपने हिंदी कहानी और उपन्यास की ऐसी परंपरा विकसित की जिसने पूरी सदी मतलब 100 वर्ष के साहित्य का मार्गदर्शन किया है। प्रमुख कृतियां मानसरोवर 1 से 8 भाग कहानी संग्रह है, यानी 1 से लेकर 8 भाग तक कहानी संग्रह, उसका नाम है मानसरोवर। और एक एक भाग में
20-20, 25-25 कहानियां। गोदान, सेवा सदन, निर्मला, गबन, रंगभूमि, इसके अलावा कर्म भूमि, ये सभी आपके उपन्यास हैं। संग्राम, करबला, प्रेम की बेदी नाटक हैं। टॉलस्टॉय की कहानियां, आजाद कथा, चांदी की डिबिया आदि अनुवाद की हुई है, यानी रूसी भाषा अंग्रेजी भाषा की थी। आइए गद्य संबंधी में जानते हैं क्या कुछ कहा गया है। उपन्यास, यह गद्य की लोकप्रिय विधा है, एक विस्तृत कथा जो अपने भीतर अन्य गौण गौण मतलब निम्न दूसरी छोटी कथाएं समाहित किए रहती है। इस कथा के भीतर समाज और व्यक्ति की विविध अनुभूतियों और संवेदनाओं, उनके अनेक प्रकार के दृश्य और घटनाओं के साथ साथ अनेक प्रकार के चरित्र भी होते हैं। प्रस्तुत अंश गोदान उपन्यास से लिया गया है। इसमें गरीबी से जूझते मानव जीवन का चरित्र, उनकी आंतरिक बाह्य परिस्थितियों से संघर्ष, उसके चारों ओर का वातावरण और जीवन के सत्य को बड़ी ही मार्मिक ढंग से अभिव्यक्त किया गया है। अर्थात गोदान कहानी है एक किसान की जो अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहा है। हाँ, कहा जाता है अन्नदाता सुखी भवा, अन्नदाता जो है वह सुखी होना चाहिए। लेकिन यह कहानी आपको बताती है कि एक छोटा सा किसान किस तरह से आज अपनी खेती से अपनी आजीविका नहीं चला पा रहा है, छोटी सी छोटी इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा है। अपनी छोटी इच्छा पूरी करने और समाज का जो गलत नियमावली है समाज की, उसके जाल में फंस करके किस तरह से वह बेचारा गरीब किसान से मजदूर बनते जा रहा है। दूसरे दिन प्रातःकाल गोबर विदा होकर लखनऊ चला। होरी उसे गांव के बाहर तक पहुंचाने आया। गोबर के प्रति इतना प्रेम उसे कभी न हुआ था। जब गोबर उसके चरणों पर झुका तो होरी रो पड़ा, मानो फिर उसे पुत्र के दर्शन न होंगे। गोबर यह बेटा है, होरी ये पिता हैं। दोनों में पिता और पुत्र का संबंध है। गोबर लखनऊ में शहर में जाकर के खोमचे लगाता है, ठेला लगाता है और कंपनी में भी काम करता है। वह बहुत दिनों तक गांव में रहने के बाद लखनऊ जा रहा था। तो यहाँ परिच्छेद में आए हुए शहर का नाम लखनऊ का जा रहा था और उसके पिताजी होरी उसे गांव के बाहर पहुंचाने के लिए आए थे। पहली बार ऐसा है कि होरी के मन में गोबर के प्रति इतना प्रेम उबड़ा था, क्योंकि पिता और पुत्र में जमती नहीं थी। और जब गोबर ने विदा लेते समय अपने पिता के पैरों को छुआ, स्पर्श किया, तो होरी बहुत ही दुखी हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे पुत्र जो लखनऊ जा रहा है, शहर जा रहा है, आने वाले समय में अब उससे उसकी मुलाकात नहीं होगी। परिच्छेद में आए हुए शहर का नाम लखनऊ। गोबर यहाँ जा रहा था, लखनऊ जा रहा था। गोबर को विदा करने के लिए यह व्यक्ति आया था, होरी आए थे। होरी और गोबर में संबंध पिता और पुत्र का। गोबर के प्रति होरी का प्रेम, तो उत्तर में यही आएगा कि गोबर जब उसके चरणों पर झुका तो होरी की आंखों होरी रो पड़ा, यह होगा। उसकी आत्मा में उल्लास था, गर्व था, संकल्प था। पुत्र से यह श्रद्धा अर्थात विश्वास का भाव, प्रेम और स्नेह मतलब लगाव, प्रेम पाकर वह तेजवान हो गया है, विशाल हो गया है। कई दिन पहले उस पर जो अवसाद सा छा गया, अवसाद अर्थात दुख सा छा गया था, एक अंधकार सा, जहां वह अपना मार्ग भूल जाता था, वहां अब उत्साह और प्रकाश है। कहते हैं कि अगर अपनों का साथ है तो हम असंभव को भी संभव कर सकते हैं। अब रामायण में भी, रामचरित मानस में भी लिखा है, जहां सुमति तह संपत नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निधाना। अर्थात जहां आपस में प्रेम होता है वहां संपत्तियां होती हैं, अर्थात सुख शांति समृद्धि होती है। जहां आपस में ही घर वालों में तनाव होते हैं वहां दुख का निवास होता है। होरी और गोबर जो पिता पुत्र है उनमें आपस में प्रेम बढ़ गया है, जिसके कारण से वह होरी जो बहुत दिनों से दुखी रहा करता था, उसे आगे क्या करना है नहीं समझ में आ रहा था, अब उसमें उत्साह और प्रकाश भर चुका था। यहां पर आपका जो प्रश्न बनेगा, 3 बॉक्स आएंगे कि होरी के हृदय में उत्पन्न भाव, तो वह आएगा उल्लास, गर्व, संकल्प, 3 अलग अलग चीजें आएंगी।
होरी तेजवान हो गया था, कारण लिखिए। या होरी तेजवान और विशाल हो गया था, कारण लिखिए। पुत्र से अर्थात गोबर से श्रद्धा और स्नेह पाकर। अगला प्रश्न बना यहां से, गोबर से श्रद्धा और स्नेह पाने पर होरी के अंदर आया हुआ बदलाव, तो या होरी में पर पड़ने वाला परिणाम क्या प्रभाव पड़ा, तो वह होगा कि वह तेजवान हो गया, वह विशाल हो गया। कई दिनों से होरी के ऊपर यह छाया हुआ था अवसाद और अंधकार। अवसाद और अंधकार का परिणाम व्यक्ति अपना मार्ग भूल जाता है। होरी के हृदय में अब यह भावना थी उत्साह और प्रकाश की। आगे बढ़ते हैं। रूपा होरी की बेटी अपनी ससुराल में खुश थी। अब बेटे का परिचय आपने पा लिया। अब छोटी बेटी जो कि बहुत कम उम्र की थी, जिसका विवाह एक बूढ़े के साथ कर दिया गया था। रूपा होरी की बेटी अपनी ससुराल में खुश थी। जिस दशा में उसका बालपन बीता था, बालपन अर्थात बचपन, पन यहाँ पे प्रत्यय लगा हुआ है, बीता था, उसमें पैसा सबसे कीमती चीज थी। तो यहाँ पे आपका छोटा सा प्रश्न भी बन गया कि रूपा की, होरी की छोटी बेटी का नाम रूपा। रूपा यहाँ पर खुश थी, ससुराल में खुश थी। अगला प्रश्न आपका बना कि रूपा का बचपन इस तरह से बीता था, पैसे की कमी में बीता हुआ था। मन में कितनी साधे थी, साधे मतलब इच्छाएं थी, जो मन में ही घुट घुट कर रह गई थी। घुट घुट कर रह जाना अर्थात दब कर रह जाना, अब वह उन्हें पूरा कर रही थी। और राम सेवक अधेड़ होकर भी जवान हो गया था। राम सेवक अधेड़, अधेड़ मतलब जिसकी आधी उम्र बीत गई हो, अर्थात जो 50 वर्ष की उम्र, जिसे आधी उम्र माना जाता है, 50 वर्ष की उम्र पार कर चुका था, 45 से 50 उम्र के ऊपर ही था। तो यहाँ पे लेखक यह बताते हैं कि होरी की छोटी बेटी थी रूपा, वह ससुराल में थी। उसका ससुराल काफी संपन्न था। होरी के घर में केवल दरिद्रता थी, गरीबी थी, वहां पैसे की बहुत कमी रहा करती थी। इस कारण रूपा अपने मन की कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर पाई थी। उसके मन में जो इच्छाएं थी वह दब कर रह गई थी। अब वह एक संपन्न परिवार में आई थी, इस कारण अपनी वे इच्छाएं जो अब तक उसने पूरी नहीं की थी, वह उसे पूरी कर रही थी। और उसका पति राम सेवक जो था, वह अधेड़ उम्र का था, लेकिन इतनी अच्छी पत्नी का साथ पाकर अब जैसे वह जवान हो गया था। राम सेवक और रूपा में संबंध, तो यहाँ पे क्या होगा, पति पत्नी का। रूपा के लिए वह पति था, उसके जवान, अधेड़ या बूढ़े होने से उसकी नारी भावना में कोई अंतर न आ सकता था। उसकी वह भावना पति के रंग, रूप या उम्र पर आश्रित न थी। आश्रित मतलब निर्भर, आश्रित में प्रत्यय लगा हुआ है, इत प्रत्यय लगा है, आश्रय मूल शब्द है। उसकी बुनियाद, बुनियाद मतलब नींव, इससे बहुत गहरी थी। श्वेत परंपराओं की तह में, तह मतलब गहराई, श्वेत मतलब सफेद, जो केवल किसी भूकंप से ही हिल सकती थी। भूकंप का संधि विग्रह करेंगे तो भूधन कंप होगा और यह व्यंजन संधि हो जाएगी। उसका यौवन अपने में ही मस्त था। यौवन अर्थात जवानी, मस्त होना यानी खोए रहना। वह अपने लिए अपना बनाव श्रृंगार करती थी। बनाव श्रृंगार करना अर्थात सजना और संवरना, और आप ही खुश होती थी। राम सेवक के लिए उसका दूसरा रूप था। लेखक यहाँ पे बताते हैं कि रूपा का विवाह अधेड़ उम्र के राम सेवक के साथ हुआ था। रूपा एकदम जवान थी, राम सेवक बूढ़ा हो चुका था। रूपा के लिए वह पति के रूप में ही था। वह यह नहीं विचार करती थी कि उसका पति बूढ़ा है या जवान है या अधेड़ उम्र का था। इससे उसकी पत्नी होने में कोई फर्क नहीं आता था। वह अपने पति को अत्यधिक प्रेम करती थी। वह यह भी जानती थी कि पति और पत्नी का जो संबंध है वह बूढ़े या जवान होने से नहीं होता है, रूप रंग से नहीं होता है, उम्र से नहीं होता है, बल्कि जो विवाह का संबंध है, रिश्ता है, पति पत्नी का रिश्ता है, उसकी जड़ें बहुत गहरी होती, उसकी नींव बहुत गहरी होती हैं। जो हमारी भारतीय परंपराएं हैं उसकी गहराई में उसकी नींव होती है, और जब कभी भूकंप आए तभी वह हिल सकती है। सामान्य बातें उसे हिला डुला नहीं सकती हैं।
साथ ही साथ लेखक यहाँ पे बताते हैं कि रूपा अपने लिए ही सजती थी, संवरती थी और अपने आप में ही खुश रहती थी, और जब पति का ध्यान रखना होता था तब वह दूसरा रूप धारण करती थी, तब वह गृहिणी बन जाती थी। गृहिणी अर्थात गृह स्वामिनी, इसका विरुद्धार्थी होगा गृहस्थ, इसका पुल्लिंग भी होगा गृहस्थ। घर के काम काज में लगी हुई, किसी तरह की अपूर्णता का भाव उसके मन में न आता था। अपूर्णता अर्थात कमी। यहाँ पे देखेंगे तो ता प्रत्यय है, आ उपसर्ग है। अब यहाँ पे आपका संजाल बन रहा है, यहाँ पे आपका संजाल बन रहा है कि ससुराल में रूपा प्रसन्न थी, उसकी प्रसन्नता का आधार क्या था। तो यहाँ पे आपका संजाल बनेगा अनाज से भरे हुए बखार। बखार अर्थात जहां पर हम अनाज को रखते हैं वह बखार कहा जाता है। गांव से सिवान तक फैले हुए खेत। सिवान का मतलब होता है जो सीमा होती, गांव की सीमा, उसे वहां तक जहां तक गांव था वहां तक उसके खेत ही खेत थे। साथ ही द्वार, द्वार यानी दरवाजों पर ढोरों की कतारें। ढोरे क्या होते हैं? ढोरे का मतलब होता है पशु, जानवर। कतारें मतलब पंक्तियां थी, और किसी प्रकार की अपूर्णता को उसके अंदर आने ही न देती थी। यहाँ प्रश्न आपका बना, ससुराल में रूपा की संपन्नता का आधार था। आधार अर्थात वह संपन्न थी, इसे कैसे बता सकते हैं? तो उत्तर होगा अनाज से भरे हुए बखार एक बॉक्स में, गांव से सिवान तक फैले हुए खेत दूसरे में, द्वार पर ढोरों की कतारें तीसरे में। यहाँ पे लेखक यह बताते हैं कि रूपा संपन्न थी, उसका पति बूढ़ा हो गया था, लेकिन उन दोनों के प्रेम में कोई कमी नहीं आ रही थी। उसकी सबसे बड़ी अभिलाषा थी अपने घर वालों की खुशी देखना। तो यहाँ पे प्रश्न बना आपका कि रूपा की सबसे बड़ी अभिलाषा, अभिलाषा मतलब इच्छा, अभिलाषा मतलब इच्छा, तो रूपा की सबसे बड़ी अभिलाषा, उत्तर होगा अपने घर वालों की खुशी देखना। हर लड़की अपने पिता को, अपनी माँ को, अपने सब मायके वालों को वह खुश देखना ही चाहती है। रूपा भी उन्हीं में से थी। उनकी गरीबी कैसे दूर कर दे, उस गाय की याद अभी तक उसके दिल में हरी थी। दिल में हरी होना अर्थात ताजा होना, जो मेहमान की तरह आई थी और सबको रोता छोड़कर चली गई थी। वह श्रीमित, श्रीमित मतलब यादें, इतने दिनों के बाद अब और भी मृदु हो गई थी। मृदु मतलब कोमल। लेखक यहाँ पे बताते, जैसा मैंने पहले बताया था कि होरी ने एक गाय लेकर के आया था, लेकिन उसके छोटे भाई हीरा ने जलन बस उस गाय को जहर खिला दिया था कि यह जो है कैसे गाय लेकर के आए, मेरे पास गाय नहीं है, एक ऐसे गाय खरीद के लाए। तो उन्होंने उसे जहर खिला दिया और वह गाय मर गई थी। तो अभी भी रूपा के मन में वह याद बनी हुई थी। अभी तक इतनी गायों के बीच में है, उसके दरवाजे पर पशु बंधे हुए हैं, लेकिन अभी भी वह अपने मायके की गाय को याद करती है। जो जैसे मेहमान घर में आते हैं, 2-4 दिन में चले जाते हैं, उनकी यादें रह जाती हैं, वैसे ही वह गाय भी आई कुछ ही दिन के बाद, वह भी मर गई उनको, और जिसके जाने के बाद रूपा और रूपा के परिवार वालों को बहुत दुख हुआ था। अभी भी रूपा के मस्तिष्क में उसकी यादें ताजा हैं, कोमल हैं, अभी भी वह उसे याद करती रहती है। अभी उसका निजत्व इन नए घर में न जम पाया था। निजत्व मतलब अपनापन, अर्थात रूपा अपने मायके से ससुराल तो आ गई थी, सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन अभी भी वह इस घर को अपना घर नहीं मान रही थी, अपने पिता होरी के घर को ही अपना घर मान रही थी। वही पुराना घर उसका अपना घर था, वही के लोग अपने आत्मीय थे, उन्हीं का दुख सुख उसका दुख और सुख था। यहाँ पर परिच्छेद में आए विरुद्धार्थी शब्द दुख सुख, आत्मीय मतलब अपने। इस द्वार पर ढोरों का एक रेवड़ देखकर उसे वह हर्ष न हो सकता था। ढोरों का रेवड़, रेवड़ मतलब होता है यहाँ पे ढोर, ढोर का मतलब तो मैंने बताया है पशु ही, लेकिन रेवड़, रेवड़ आपका जो है
वो भेड़ और बकरियों का जो झुंड होता है उसे रेवड़ कहते हैं। देखकर उसे वह हर्ष, हर्ष अर्थात खुशी, हर्ष में अगर प्रत्यय लगाएं हर्षित इत प्रत्यय लगेगा, हर्ष न हो सकता था जो अपने द्वार पर एक गाय देखकर होता। उसके घर में, उसके ससुराल में सब कुछ था, लेकिन वह उस घर को अपना घर नहीं मानती थी, अपने पिता के घर को ही घर मानती थी। भले ही वहां पर उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो पाती थी। वहां के लोग अगर दुखी होते तो उसे दुख होता था, अगर वो लोग सुखी रहते तो उसको सुख होता था। उसके दरवाजे पर भेड़ बकरियों की भीड़ लगी हुई थी, पशुओं की भीड़ लगी थी, लेकिन उसे उतनी प्रसन्नता नहीं होती थी। अगर उसके घर पर एक गाय हो जाए तो उससे उसे अधिक प्रसन्नता होती। उसके दादा, दादा गांव में, ग्रामीण परिवेश में पहले पिता को दादा भी कहा जाता था। दादा की यह लालसा, उसके दादा कौन थे? होरी की यह लालसा, लालसा मतलब चाहत, इच्छा, अभिलाषा कभी पूरी न हो पाई। होरी की यह अभिलाषा कभी पूरी न हो पाई, और वह कौन सी है? कि उसके द्वार पर एक गाय हो। किसके? होरी के द्वार पर। होरी की यह अभिलाषा थी कि उसके द्वार पर गाय हो। होरी की यह अभिलाषा कभी पूरी नहीं हो पाई कि उसके द्वार पर एक गाय हो। दोनों का उत्तर एक ही है। जिस दिन वह गाय आई थी उन्हें इतनी समाई ही न हुई कि कोई दूसरी गाय लाते। समाई मतलब कमाई, बचत। पर वह जानती थी वह लालसा होरी के मन में उतनी ही सजग है, सजग मतलब सचेत, मतलब जागरूक, अभी भी बनी हुई है। यह बात रूपा, छोटी सी रूपा जानती थी कि उसके पिताजी चाहते थे, उनकी यह इच्छा थी कि उनके दरवाजे पर एक गाय हो और उसका पूरा परिवार गाय का दूध पिए, लेकिन वह इच्छा होरी की कभी पूरी नहीं हो पाई। वह यह भी याद करती है कि उसके घर में जिस दिन गाय आई थी सब लोग बहुत प्रसन्न हुए थे। उस गाय के जाने के बाद इतना पैसा ही नहीं बचा कि दूसरी गाय उसके पिता होरी ले आ पाते। अभी भी वह जानती है कि उसके पिता होरी के मन में गाय लेने की इच्छा है। अब की यह जाएगी तो साथ वह धौरी गाय जरूर लेती जाएगी। धौरी मतलब सफेद रंग वाली गाय जरूर लेती जाएगी। नहीं, और दूसरे दिन एक अहीर के मार्फत रूपा ने गाय भेज दी। अहीर, अहीर एक जाति होती है, आप जानते हैं, जिन्हें आजकल यादव कहते हैं। यादव वो लोग सरनेम लिखते हैं, उन्हें अहीर भी कहा जाता है। वो ग्वाले हुआ करते थे पहले के समय में, दूध दही इत्यादि का व्यवसाय उनका हुआ करता था। मार्फत मतलब के साथ। रूपा ने पहले सोचा, धौरी का मतलब है सफेद, कि अगली बार जब वह अपने मायके जाएगी पिता के घर में तो उसकी ससुराल में जो सफेद गाय है वह उसे लेकर जाएगी। लेकिन ज्यादा दिन नहीं बीता था, तभी रूपा ने एक दिन एक गांव के अपने यादव के साथ में वह गाय भेज दी। अहीर से कहा, दादा से कह देना मंगल के दूध पीने के लिए भेजिए। अब यहाँ पे छोटा छोटा कई प्रश्न, दो प्रश्न बने। रूपा ने अहीर से अपने दादा के लिए, होरी के लिए यह संदेश भेजा, यह गाय मंगल के दूध पीने के लिए भेजी है। रूपा के द्वारा भेजा गया संदेश, मंगल के दूध पीने के लिए गाय भेजी गई है। अगला प्रश्न यह बना कि रूपा ने गाय इसके लिए भेजा हुआ था, मंगल के दूध पीने के लिए। मंगल में और रूपा में संबंध, रूपा बुआ है, मंगल जो है भतीजा है। मंगल गोबर का बेटा है। मंगल और गोबर में संबंध, मंगल बेटा है और गोबर पिता है। मंगल और होरी में संबंध, होरी दादा है, ग्रैंडफादर है, और मंगल पोता है। कारण लिखिए, रूपा ने गाय इसलिए भेजी थी, उत्तर होगा मंगल के दूध पीने के लिए भेजी। होरी भी गाय लेने की फिक्र में था, फिक्र मतलब चिंता में। यों अभी उसे गाय की कोई जल्दी न थी, मगर मंगल यही है और बिना दूध कैसे रह सकता है। मंगल यही है और बिना दूध कैसे रह सकता है। यही है मतलब अपने मामा के यहाँ नहीं गया है या अपने पिताजी के साथ नहीं गया है। रुपए मिलते ही वह सबसे पहले गाय लेगा।
मंगल अब केवल उसका पोता नहीं, केवल गोबर का बेटा नहीं, मालती देवी का खिलौना भी है। मालती देवी कौन है? ये होरी की शुभचिंतक है, यानी उसका भला चाहती पढ़ी लिखी महिला है। उसका लालन पालन उसी तरह से होना चाहिए। अब यहाँ पर आपका जो प्रश्न बना कि प्रश्न यह बना कि मंगल के प्रति होरी के विचार। तो प्रश्न यह बना कि वह केवल होरी का पोता ही नहीं है, गोबर का बेटा भी है। दूसरा, मंगल मालती देवी का खिलौना भी है। उसका लालन पालन उसी तरह से होना चाहिए। लालन पालन अर्थात पालन पोषण, यहाँ पे आपका शब्द युग्म आ गया है। होरी के मन में भी गाय लेने की फिक्र थी, चिंता थी, और साथ में वो सोच रहा था कि बेटी ने जो गाय भेजी हुई है उस गाय का पैसा कैसे चुकाया जाए। साथ ही साथ यहाँ छोटा सा प्रश्न आपका बनता है, वह प्रश्न बनता है मंगल इनका खिलौना था, तो उत्तर आएगा मालती देवी का। गोबर के बेटे का नाम, उत्तर होगा मंगल। मगर रुपए कहाँ से आए? संयोग से उसी दिन एक ठेकेदार ने सड़क के लिए एक गांव के ऊसर क्या होती है? अनुपजाऊ भूमि, जहाँ पे अनाज पैदा नहीं होता, फसलें पैदा नहीं होती, उसे ऊसर कहते हैं। कंकड़ की खुदाई शुरू की। कंकड़ आप जानते हैं छोटे छोटे पत्थर होते हैं। होरी ने सुना तो चटपट वहां जा पहुंचा। चटपट शब्द युग्म है। और यहाँ पे ये शब्द आया ठेकेदार। ठेकेदार किसे कहते हैं? जो ठेका लेता है उसे ठेकेदार कहते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हुआ आपका। और 8 आने रोज पर खुदाई करने लगा। अगर यह काम 2 महीने भी टिक गया तो गाय भर को रुपए मिल जाएंगे। एक दिन की मजदूरी सड़क खुदाई की कितनी थी? 8 आने। 8 आने मतलब 50 पैसे। और 1 महीने में कुल कितना? 15 रुपए। 2 महीना काम करेगा तो कितना मिलेगा उसे? 30 रुपए। इस तरह गाय का मूल्य कितना था? 30 रुपए। 30 रुपए होरी कितने महीने में कमा सकता था? 2 महीने में। टिक गया तो गाय भर को रुपए मिल जाएंगे। दिन भर लू और धूप में काम करने के बाद वह घर आता तो बिल्कुल मरा हुआ मतलब कि उसके शरीर में ताकत नहीं रह जाती। अवसाद का नाम नहीं। लेखक यहाँ पे बताते हैं कि होरी यह चाहता था कि जल्दी से जल्दी रुपा के पैसे लौटा दिए जाएं, और लेकिन यह समस्या थी कि वह पैसे आएंगे कहाँ, तो उसके पास पैसे नहीं थे। तभी एक दिन ऐसा संयोग बन गया कि एक सड़क का ठेकेदार था, वह गांव से जो ऊसर की जमीन थी अर्थात अनुपजाऊ जमीन थी, वहां से कंकड़ की खुदाई कराने लगा। सड़क का निर्माण होने लगा। देखिए गांव में विकास किस तरह से शुरू हुआ है उसका वर्णन है। गांव में सड़कें इत्यादि आएंगे, शहर गांव में बदलने लगेंगे, और किसान होरी जैसा जो किसान था वह धीरे धीरे अब मजदूर बनने लगा। होरी को जब यह पता चला तो वह चटपट अर्थात तुरंत वहां पर गया और खुदाई में अपना नाम लिखा दिया। उसे वहां प्रतिदिन काम करने के बदले 8 आने अर्थात 50 पैसे मिला करते थे। होरी ने सोचा अगर यह काम 2 महीने भी चलता रहा, 2 महीने भी उसने काम किया तो उसे 2 महीने में 30 रुपए मिल जाएंगे, जितना से वह एक गाय खरीद सकता है। और दिन भर लू अर्थात गर्म हवा में वह काम करता, ऊपर से धूप लगती, और जब घर आता तो वह बहुत ज़्यादा थक गया रहता, उसमें ताकत नहीं रहती, फिर भी उसके चेहरे के ऊपर थकान नहीं आने पाती थी। उसी उत्साह से दूसरे दिन काम करने जाता। साथ ही साथ यह नहीं कि आज बहुत थक गया था कल काम करने नहीं जाऊंगा, बल्कि दुगने जोश से वह काम करने के लिए अगले दिन काम पर निकल जाता। रात को भी खाना खाकर डिब्बी के सामने बैठ जाता और सुतली काटता। डिब्बी जिसे डिबरी कहा जाता है अर्थात एक प्रकार का दीपक होता है। सुतली काटना, रस्सी काटना
रस्सी काटी जाती है जिससे खाट वगैरह बनाया जाता है। कहीं 12-1 बजे सोने जाता। रात दिन भर वह खेत वहाँ जाकर के सड़क निर्माण के लिए वह काम करता, धूप में और लू में काम करता। रात के समय वह घर पहुंचता शाम को, तो रात में देर रात तक बैठ करके 12-1 बजे तक वह सुतली काटा करता था। धनिया भी पगला गई थी। उसे इतनी मेहनत करने से रोकने के बदले खुद उसके साथ सुतली काटती। गाय तो लेनी ही है, राम सेवक के रुपए भी अदा करने हैं, गोबर कह गया है, उसे बड़ी चिंता है। वे दोनों पति पत्नी रात को 12-1 बजे तक सुतली काटा करते थे और यह सोचते थे कि एक गाय, अच्छी सी गाय ले ली जाए, साथ में ही राम सेवक ने जो पैसे उसे दिए हैं वह भी उसे लौटा दिए जाएं। रात के 12 बज गए थे। दोनों बैठे सुतली काट रहे। दोनों कौन? धनिया और होरी। धनिया और होरी में क्या रिश्ता है? धनिया पत्नी है और होरी पति है। धनिया ने कहा, तुम्हें नींद आती हो तो जाके सो रह, भोरे फिर तो काम करना है। भोरे मतलब सुबह में। होरी ने आसमान की ओर देखा, चला जाऊंगा, अभी तो 10 बज रहे होंगे, तू जा सो रह। मैं तो दोपहर को क्षण भर पौड़ रहती हूँ। पौड़ रहना अर्थात लेटे रहना, क्षण भर अर्थात थोड़े समय के लिए। मैं भी चबेना करके पेड़ के नीचे सो लेता हूँ। चबेना क्या होता है? भुना हुआ अनाज, वह चबेना कहा जाता है। जैसे दाल हो, मटर हो गई, या फिर गेहूं हो गया, या अन्य कोई इस तरह के अनाज जो जिनको भून दिया जाता है उसे चबेना कहते हैं। बड़ी लू लगती होगी। लू क्या करेगी? अच्छी छां है। मैं डरती हूँ कहीं तुम बीमार न पड़ जाओ। चल, बीमार वह पड़ते हैं जिन्हें बीमार पड़ने की फुर्सत होती है। यहाँ तो यह धुन है। धुन मतलब लगन, कि अब की गोबर आए तो राम सेवक के आधे रुपए जमा रहे। यह रुपए किस बात की वह जमा करना चाहता है? रूपा ने जो गाय भेजी है उसका पैसा वह वापस करना चाहता है। वह गाय किसकी है? रूपा और राम सेवक की। जबकि राम सेवक और रूपा ने मुफ्त में गाय दी है, लेकिन होरी जो है वह बड़ा आत्मसम्मानी है, आत्मस्वाभिमानी है। उसे फ्री में, मुफ्त में, फोकट में किसी के पैसे नहीं चाहिए। कुछ वह भी लाएगा, बस इस ऋण से गला छूट जाए तो दूसरी जिंदगी हो। ऋण मतलब कर्ज, उधार। यहाँ पर आपका जो प्रश्न बना कि बीमारी के बारे में या बीमार होने के बारे में होरी के विचार, तो पहला आएगा, बीमार वह पड़ते हैं जिन्हें बीमार पड़ने की फुर्सत होती। फुर्सत मतलब समय। तो होरी का यहाँ पे बीमार होने के बारे में विचार यह है। यहाँ पे लेखक यह बताते हैं कि होरी जो कि किसान था, वह धीरे धीरे पैसे की तंगी के कारण, गाय की इच्छा के कारण वह जो है खेतों को बेच चुका है, रेहन कर चुका है, गिरवी रख चुका है। उसके पास पैसे हैं नहीं परिवार को चलाने के लिए, अपने पोते के लिए गाय का प्रबंध करने के लिए। वह बेचारा दिन रात लगा हुआ है। तभी उसे पता चलता है कि सड़क बनने वाली है, वहाँ पे कंकड़ की खुदाई होनी है। वह भी वहाँ पे जाके काम करता है। 50 पैसे प्रतिदिन मिलते हैं और 1 महीने में 15 और 2 महीने में 30 रुपए मिल जाएंगे। वह सोचता है कि अगर 2 महीने काम करेगा तो वह उसके पास में 30 रुपए हो जाएंगे, वह एक गाय खरीद लेगा। तो यहाँ पे प्रश्न भी बनता है, गाय की कुल कीमत 30 रुपए। दिन भर वह गर्म हवा में, ऊपर से धूप में काम करता है और जिससे वह बहुत थक जाता है, लेकिन वह अपने चेहरे पर थकावट नहीं आने देता। अगले दिन वह जोश से भर करके फिर से काम करने चला जाता है। शाम को आता है तो पति पत्नी रात में खाना इत्यादि खाने के बाद दीपक के सामने बैठकर सुतली काटते हैं। रात को 12-1 बजे पति पत्नी सोने जाते हैं। साथ ही साथ उसे एक गाय की भी चिंता है कि जो गाय राम सेवक ने दिया है उसका पैसा भी वापस करना है। साथ ही साथ यहाँ पर वह बताता है, और जो गरीब लोग होते हैं उनके ऊपर उनके पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है। पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है। वो अपने परिवार का पालन पोषण करना,
उनके लिए ज़रूरी होता है, इसलिए उनकी न थकते हैं न तो बीमार होने की उनको इजाज़त होती है। वह चाहता है कि किसी तरह से जो कर्ज उसके ऊपर लदा हुआ है उस कर्ज से उसे मुक्ति मिल जाए, छुटकारा मिल जाए। गोबर की अब की बड़ी याद आती, कितना सुशील हो गया। सुशील मतलब सभ्य, सु यहाँ पे उपसर्ग है, शील मतलब दया से भरा हुआ। चलती बेर पैरों पर गिर पड़ा, बेर मतलब बार, पैरों पर गिरना यानी चरण स्पर्श करना। मंगल वहां से आया तो कितना तैयार था। कहाँ से आया था मंगल? लखनऊ में पहले मंगल अपने पिता गोबर के साथ ही रहा करता था। इस बार मंगल को वह गांव छोड़ कर गया है, यहाँ आकर दुबला हो गया है। वहाँ दूध मक्खन क्या नहीं पाता था। तो यहाँ पे प्रश्न आपका बना कि मंगल को लखनऊ में यह खाने को मिलता रहा होगा, दूध मक्खन। यहाँ रोटी मिल जाए वही बहुत है। ठेकेदार, ठेकेदार मतलब ठेकेदार से रुपए मिले और गाय लाया। होरी बोला, गाय तो कभी आ गई होती, लेकिन तुम जब कहना मानो। अपनी खेती तो संभाले न संभलती थी, पुनिया का भार भी अपनी सिर ले लिया। पुनिया कौन है? पुनिया यह वही स्त्री है जो हीरा, होरी का छोटा भाई है हीरा, जिसने होरी की गाय को जहर देकर मार दिया था, उसी की पत्नी है पुनिया। और गाय मर गई जब होरी की, तो गाय के मर जाने के बाद होरी का भाई हीरा वह डर के मारे भाग गया था। पुनिया अकेली हो गई थी, तो भी होरी ने यह जिम्मेदारी समझी कि ये मेरे घर की बहू है, इसकी भी खेती बाड़ी का काम मुझे संभालना है। उसी बात का ताना यहाँ पर होरी की पत्नी धनिया ने मारा है। क्या करता, अपना धर्म भी तो कुछ है। धर्म यह अशुद्ध है, धर्म होना चाहिए। हीरा ने नालायकी की। नालायकी में लायक शब्द है, उसमें ना उपसर्ग लगाया, ई प्रत्यय लगा कि तो उसके बाल बच्चों को संभालने वाला तो कोई चाहिए था। कौन सी नालायकी की थी उसने, जो उसने होरी की गाय को जहर देकर मार दिया था? कौन था मेरे सिवा बता, मैं न मदद करता तो आज उनकी क्या गति होती। सोच, इतना सब करने पर भी तो मंगरू ने उस पर नालिश ही कर दी। मंगरू गांव का एक व्यक्ति है, नालिश करना मतलब शिकायत करना। होरी बड़ दयावान है, वह अपने परिवार के साथ अपने खानदान परिवार के लोगों की भी देखभाल करना जानता। वह मर्यादा को समझता है, इज्जत को समझता है, और किसी भी तरह वह अपने घर पे एक गाय लेकर आना चाहता है, और जिससे उसका जो पोता है मंगल वह दूध पी सके। साथ ही साथ भाई के परिवार को भी, हीरा के परिवार को भी वह संभालना चाहता है। इतने होने पे भी उसकी जो भाई की पत्नी है पुनिया, उसके ऊपर गांव के एक व्यक्ति मंगरू ने किसी बात को लेकर के अदालत में, कोर्ट में शिकायत कर दी है। रुपए गाड़ कर रखेगी तो क्या नालिश न होगी? अब यहाँ पर धनिया ने पुनिया के ऊपर नालिश होने का कारण बताया कि उसने रुपए दबा कर रखे हैं और उसने साथ ही साथ जो सरकार को लगान देनी होती नहीं दी है, इस कारण से उसके ऊपर खिलाफ शिकायत हुई है। क्या बकती है, खेती से पेट चल जाए यही बहुत है, गाड़ कर कोई क्या रखेगा। यहाँ पर होरी के माध्यम से लेखक ने बताया कि किसान की हालत क्या होती है। वह जो खेती करता है उससे किसी तरह वह अपना घर परिवार चला ले, लोगों को का पालन पोषण कर ले, उतना बहुत है। कोई भी किसान एक भी रुपया जमा करके नहीं रख पाता है। इस तरह से यहाँ पर यह बताया लेखक ने कि किसान किस तरह से मजदूर बनता जा रहा है, साथ ही साथ किसानों की दयनीय दशा क्या होती जा रही है। यह भी बताया कि किसान अपनी छोटी छोटी इच्छा पूरी नहीं कर पाता है। बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा।